हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। देखिए बच्चों, अब तक अपन ट्रांसफार्मर के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के 3 पार्ट पढ़ चुके थे। बच्चों देखें, लास्ट पार्ट है मैंने पार्ट 3 मैंने बच्चों आपको ट्रांसफार्मर को नो लोड पे अपनी क्रियाविधि के बारे में बात की थी। आज अपन स्टार्ट करें बच्चों, देखें ट्रांसफार्मर ऑन फुल लोड। जब आपका फुल लोड पे ट्रांसफार्मर काम करेगा बच्चों तो किस प्रकार आपके पास कार्य करेगा, इक्विवेलेंट सर्किट की बात अपन करेंगे बच्चों। देखें तो अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, देखिए ट्रांसफार्मर ऑन फुल लोड। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखिए ट्रांसफार्मर का। ये मैं ट्रांसफार्मर कोर बना रहा हूं बच्चों, देखें जिस पर प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाएगा। ठीक है, ये मैंने बनाई ट्रांसफार्मर कोर। जिस वाइंडिंग को अपन सोर्स से संयोजित करें, देखिए स्रोत से ही, उससे अपन बोलेंगे बच्चों प्राइमरी वाइंडिंग। ये मैंने बच्चों देखें इसे प्रत्यावर्ती स्रोत से संयोजित कर दिया और ये वोल्टता अपने लिख दी बच्चों यहाँ पे V1। शून्य बार पे मैंने बताया था बच्चों, देखें धारा आपके पास प्रवाहित हो बच्चों I0। इसी प्रकार देखें बच्चों सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें, ये सेकेंडरी वाइंडिंग बच्चों देखें। ठीक है बच्चों, अब देखें बच्चों, कल अपन ने बात की थी बच्चों, जब आपका ट्रांसफार्मर फुल आपका जो नो लोड पे काम करेगा उस कंडीशन में देखें बच्चों, जब आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे आप प्रत्यावर्ती वोल्टता V1 आरोपित करेंगे, इसके कारण शून्य बार धारा I0 प्रवाहित होगी बच्चों। देखें इस I0 के कारण देखें बच्चों, यहाँ आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितने बच्चों N1 और यहाँ अपने पास कितने बच्चों N2। अब देखिए बच्चों, जब इस प्राइमरी वाइंडिंग का जो प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित धारा I0 के कारण जो फ्लक्स पैदा होगा बच्चों, वो फ्लक्स अपने पास देखें बच्चों किस प्रकार होगा। इस प्राइमरी वाइंडिंग का देखें बच्चों प्रवाहित धारा इस प्रकार होगी बच्चों। देखें तो दाएं हाथ के नियम से अगर हम बात करें बच्चों, देखें तो दाएं हाथ के नियम से ये उंगलियां आपकी धारा की दिशा में होगी तो अंगूठा आपका चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में होगा। तो इसके कारण देखिए बच्चों, जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा φm, उसकी दिशा क्लॉकवाइज होगी, यानी घड़ी की दिशा में होगा। अब इसके कारण जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा तो देखें नो लोड धारा I0 के कारण ये अपने पास फ्लक्स पैदा होता है बच्चों φm। अब देखिए बच्चों, जब आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन सर्किट है, यानी ओपन सर्किट मतलब बच्चों अब बस किसी प्रकार का आपने लोड आरोपित नहीं किया है। अब देखिए बच्चों, तो इस केस में जब आपके पास ओपन सर्किट होगी बच्चों, देखें तो यहाँ किसी प्रकार की आपके पास वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगी। अब देखिए बच्चों, यानी आपके पास किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी, परंतु देखिए बच्चों इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण यहाँ पे वोल्टेज पैदा होगी बच्चों, जिसे अपने बोला था बच्चों इंड्यूस्ड वोल्टेज E2। यहाँ जो वोल्टेज पैदा होगी बच्चों वो अपने पास E2 होगी और यहाँ जो अपने पास वोल्टेज पैदा होगी बच्चों वो अपने पास क्या होगी बच्चों E1 होगी। इस चुंबकीय फ्लक्स φm के प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग से संयोजन के कारण जो वोल्टेज पैदा होगी वो E1 और E2 उत्पन्न होगी। अब देखिए बच्चों, ये अपने पास क्या थी बच्चों, शून्य बार की स्थिति थी कि अपने पास नो लोड पे अपने पास यहाँ वोल्टेज E1 पैदा हो रही थी बच्चों, यहाँ पे अपने पास E2 पैदा हो रही थी बच्चों। देखें और दोनों वोल्टेज आपकी चुंबकीय फ्लक्स से 90 डिग्री पश्चगामी हो रही थी बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, ये चुंबकीय फ्लक्स अपने पास क्या है बच्चों, φ1 अपने पास प्रवाहित, φm आपका कोर में से प्रवाहित है हो रहा है। अब देखिए बच्चों,
जैसे अपन यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर बाहर संयोजित करते हैं, तो जैसे अपन लोड संयोजित करें मुझे देखें, इस E2 वोल्टेज के कारण यहाँ पे धारा I2 उत्पन्न होगी, बाहर धारा I2 आपके प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये जो बाहर धारा I2 की प्रवाह की दिशा देखिए बच्चों, वो इस प्रकार होगी बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, यदि अपन दाएं हाथ के नियम से बात करें बच्चों, देखें तो इस I2 धारा के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, जो देखें उसकी दिशा के पास क्या होगी बच्चों, ऊपर की हो रहेगी। ठीक है बच्चों, ये जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा जो धारा I2 के कारण, वो मैंने मान लिया बच्चों φ2। इस धारा I2 के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों, वो अपने पास क्या हो बच्चों, φ2 हो। अब इसकी दिशा मुख्य फ्लक्स की क्या होगी बच्चों, विपरीत होगी। मुख्य फ्लक्स से क्या हो बच्चों, विपरीत। ये अपने पास क्या हो बच्चों, सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवाहित धारा I2 के कारण आपके पास चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा बच्चों φ2। प्रवाहित धारा की दिशा के पास क्या विपरीत है, इस फ्लक्स की दिशा के पास क्या थी बच्चों, ये थी। अब देखिए बच्चों, ये आपके पास फ्लक्स था φm। ठीक है बच्चों, अब देखें ये जो चुंबकीय फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न होगा बच्चों φ2, वो चुंबकीय फ्लक्स या मुख्य फ्लक्स φm का क्या करता है बच्चों, विरोध करता है। जैसे विरोध करेगा बच्चों देखें, तो आपके पास क्या बच्चों, कुल फ्लक्स का मान आपके पास घटना स्टार्ट होगा। क्योंकि अपने पास क्या बच्चों देखें, अगर अपन नेट फ्लक्स की बात करेंगे φ2 बराबर अपने पास क्या है बच्चों, देखें φm माइनस φ2, तो आपका जो नेट फ्लक्स है बच्चों आपके पास घटेगा। अब जैसे जैसे देखें बच्चों, जैसे आपके पास कुल फ्लक्स का मान घटेगा, आपके पास यहाँ उत्पन्न वोल्टता E1 का मान आपके पास घटेगा। अब देखिए बच्चों, जैसे आपके पास उत्पन्न वोल्टता E1 का मान घटेगा बच्चों, अब देखिए बच्चों, जो इनमें जो प्रवाहित धारा है बच्चों I0, वो इन दोनों का अंतर होगा बच्चों V1 माइनस E1। ठीक है बच्चों, और प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा, अगर अपन R1 लेते हैं तो इनका अंतर होगा बच्चों। देखें जैसे आपके पास देखें बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा बच्चों, देखें तो यहाँ से बच्चों देखें प्रवाहित धारा का मान आपके पास बढ़ेगा, और प्राइमरी वाइंडिंग में बच्चों एक और धारा पैदा होगी बच्चों। देखें जो आपकी I2 धारा क्या होगी बच्चों, विपरीत होगी और उसके बराबर मान की होगी। तो अब देखिए बच्चों, I0 धारा के साथ एक धारा और यहाँ से प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित होगी, जिसे अपन बोलेंगे बच्चों I1 डैश। अब देखिए बच्चों, I1 जो डैश होगी धारा, ये अपने पास क्या बच्चों, N1 टर्न से संयोजित होकर चुंबकीय फ्लक्स φ1 उत्पन्न करेगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स φ1 डैश उत्पन्न करेगी, जो आपकी धारा, जो आपके चुंबकीय फ्लक्स φ2 के विपरीत होगा। यानी प्राइमरी वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स φ2 को समाप्त करने के लिए एक धारा आपके पास और उत्पन्न हुई बच्चों, और इसके कारण जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ बच्चों, ये आपके पास क्या होगा बच्चों, देखें φ1 डैश, φ1 डैश, और इसकी दिशा क्या हुई बच्चों, ये हुई। अब जो चुंबकीय फ्लक्स φ1 डैश उत्पन्न हुआ बच्चों, देखें धारा I1 डैश के कारण चुंबकीय फ्लक्स φ1 डैश उत्पन्न होगा। ये φ1 डैश जो फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों, देखें वो φ2 का क्या होगा बच्चों, बराबर और विपरीत होगा। तो ये देखें बच्चों, ये जब दोनों फ्लक्स आपके देखें, ये आपके दोनों फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों, जब वो विपरीत होगा तो नेट फ्लक्स की अगर बात करें बच्चों, φt बराबर बस क्या रहेगा बच्चों, देखें φm माइनस φ2 प्लस φ1 डैश। तो ये अपने पास देखें बच्चों, दोनों फ्लक्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कुल फ्लक्स आपका क्या रहेगा बच्चों, φm। यानी ट्रांसफार्मर बच्चों देखें, नो लोड से फुल लोड तक आपके पास केवल एक फ्लक्स रहेगा, जो कि आपके पास क्या होगा बच्चों, मुख्य फ्लक्स रहेगा। तो अपन एक बार और समझते हैं, देखें बच्चों इसको, फिर अपन नोट करेंगे साथ के साथ। देखें इसको, तो एक बार अपन एक बार और समझेंगे इसको अच्छे से। तो सबसे पहले देखें बच्चों, अगर मैं बात करूं, देखें बच्चों, अगर आपके पास यहाँ नो लोड है, यानी किसी प्रकार का लोड आपका संयोजित नहीं है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग आपके पास बच्चों ओपन होगी। इस केस में इस धारा I2 का मान आपके पास कितना होगा बच्चों, 0 होगा। इस धारा I2 का मान आपके पास कितना होगा बच्चों, 0 होगा। अब देखिए बच्चों, जैसे आप प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करेंगे V1, ठीक है बच्चों, तो इसके कारण आपके पास एक चुंबकीय, एक नो लोड धारा I0 प्रवाहित होगी बच्चों। देखें
इस नो लोड धारा I0 के कारण चुंबकीय फ्लक्स आपका φ1 उत्पन्न होगा, जिसकी दिशा क्लॉकवाइज होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इस चुंबकीय फ्लक्स φ1 के कारण प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर वोल्टेज E1/E2 उत्पन्न होगी। अब देखिए बच्चों, जैसे अपन सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर भार संयोजित करेंगे या लोड संयोजित करते हैं बच्चों, देखें तो यहाँ आपके पास धारा I2 इस वोल्टेज E2 के कारण प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी और इसके सिरों पे यहाँ जो वोल्टेज पैदा होगी बच्चों, वो अपने पास क्या होगी बच्चों, V2। अब देखिए बच्चों, इस धारा I2 के कारण एक चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा बच्चों φ2। ये चुंबकीय फ्लक्स φ2 इस प्रकार उत्पन्न होगा कि आपका मुख्य फ्लक्स का क्या करेगा बच्चों, विरोध करेगा। जैसे ये मुख्य फ्लक्स का विरोध करेगा बच्चों, देखें तो कोर में नेट फ्लक्स φm माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, φ2। तो आपके पास क्या बच्चों, कोर में चुंबकीय फ्लक्स φt का मान आपके पास क्या, कुल फ्लक्स का मान आपके पास घटेगा। जैसे कुल फ्लक्स का मान घटेगा बच्चों, उत्पन्न वोल्टता E1 का मान आपके पास घटेगा। जैसे आपके पास उत्पन्न वोल्टता E1 का मान घटेगा बच्चों, तो यहाँ पे आपको देखा प्राइमरी वाइंडिंग में धारा I2 के विपरीत एक धारा I1 डैश प्रवाहित होगी। इस धारा I1 डैश को एनकाउंटर धारा भी कहते हैं बच्चों, तो ये आपके धारा I2 का खत्म करने के लिए प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित होते हैं। जितना धारा I2 का मान होगा उतना ही धारा I1 डैश का मान आपके पास होगा। अब देखिए बच्चों, इस धारा I1 डैश के कारण चुंबकीय फ्लक्स φ1 डैश में उत्पन्न होगा, जो कि आपके पास चुंबकीय फ्लक्स φ2 का क्या होगा बच्चों, विपरीत होगा। यानी φ2 के विपरीत में आपके पास चुंबकीय फ्लक्स क्या है बच्चों, φ1 डैश, और ये इसके क्या होगा बच्चों, विपरीत होगा। तो मैं माइनस का साइन लगा सकता हूँ बच्चों। तो अब देखें बच्चों, अगर अपन नेट फ्लक्स की बात करेंगे तो आपके पास नेट फ्लक्स देखें किस प्रकार होगा बच्चों। इस बार आप नेट फ्लक्स φt बराबर हो जाएगा बच्चों φm माइनस φ2 प्लस φ1 डैश। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है बच्चों, तो कैंसिल आउट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आपके पास क्या रह जाएगा बच्चों, φm रह जाएगा। यानी ट्रांसफार्मर में शून्य लोड से लेके पूर्ण लोड तक चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या रहेगा बच्चों, स्थिर रहेगा। तो अब अपन क्या करेंगे बच्चों, इसको नोट करेंगे। देखें, आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों। देखें कि किस प्रकार अपन इसको पढ़े। तो जब अपन बात करें बच्चों, देखें नो लोड की कंडीशन में तो नोट कराऊं बच्चों, देखिए मैं इसके साथ के साथ सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर आरोपित भार शून्य होने पर सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवाहित धारा I2 का मान शून्य होगा। इस धारा I2 का मान क्या बच्चों, शून्य होगा, ठीक बच्चों। ये अपन बात कर रहे थे एट नो लोड पे, तथा प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता V1 आरोपित करने पर प्राइमरी वाइंडिंग में नो लोड धारा I0 के प्रवाहित होने पर प्राइमरी वाइंडिंग में
प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स चुंबकीय भाग बल, बराबर I0 N1 के कारण चुंबकीय फ्लक्स फाई एम से मैं लिख रहा हूं बच्चों मेन फ्लक्स फाई एम उत्पन्न होगा, जिसकी दिशा दक्षिणावर्त या अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी। ठीक है बच्चों, जब आपकी सेकेंडरी आपके पास ओपन होगी या आपके पास शून्य बार हो बच्चों, तो धारा I2 का मान होगा शून्य हो गया बच्चों। देखें प्राइमरी वाइंडिंग के समय पे मैंने प्रत्यावर्ती वोल्टेज V1 आरोपित की, धारा आपके पास I0 प्रवाहित हुई बच्चों और MF पैदा हो बच्चों I0 N1 के कारण चुंबकीय फ्लक्स आपका φ1 उत्पन्न होगा, जिसकी दिशा क्या हो बच्चों, दक्षिणावर्त होगी। अब देखिए बच्चों इसी चुंबकीय फ्लक्स के कारण प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर वोल्टेज E1 व E2 उत्पन्न होगी। तो चुंबकीय फ्लक्स φm के कारण प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर वोल्टेज E1 तथा E2 उत्पन्न होगी। ये बच्चों अपन देखिए अब तक नो लोड में अपन ने यहाँ तक पढ़ा था, सेम आपके पास कंडीशन है बच्चों नो लोड वाली। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब अपन बात करें बच्चों, जैसे अपन लोड लगाएंगे तो इस वोल्टेज E2 के कारण आपके पास धारा प्रवाहित होगी बच्चों I2। पहले आप यहाँ तक नोट कर लें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब देखिए बच्चों जैसे अपन लोड लगाएंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर, जैसे अपन लोड लगाते हैं देखिए बच्चों सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर भार आरोपित करने पर उत्पन्न वोल्टेज E2 के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा I2 प्रवाहित होगी, धारा I2 प्रवाहित होगी। धारा I2 के कारण धारा I2 व गेरों N2 के कारण उत्पन्न MMF बराबर मास क्या हो तो N2 इंटू I2 के कारण चुंबकीय फ्लक्स φ2 उत्पन्न होगा, जो कि लेंज के नियम से
से चुंबकीय फ्लक्स φm के विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। अब देखिए बच्चों, ये जो चुंबकीय फ्लक्स आपका φ2 उत्पन्न होगा बच्चों, वो आपका चुंबकीय फ्लक्स φm के क्या होगा बच्चों, विपरीत होगा, जिसके कारण चुंबकीय आपका जो कोर होगी बच्चों, जिसमें कारण इस चुंबकीय फ्लक्स φ2 के विपरीत होने पर मुख्य फ्लक्स φm का मान आपका घटेगा या टोटल फ्लक्स φt का मान घटेगा। तो अब आप लिखेंगे बच्चों, देखिए नेक्स्ट में चुंबकीय फ्लक्स φ2 के कारण φ2 के मेन फ्लक्स φm के विपरीत होने पर कोर में कुल फ्लक्स φt अगर अपन लिखें बच्चों, φm माइनस φ2 होगा, कुल फ्लक्स φt बराबर φm माइनस φ2 घटेगा। अब देखिए बच्चों, जैसे आपके पास चुंबकीय फ्लक्स φm का मान घटेगा या नेट फ्लक्स φt का मान आपके पास घटेगा, तो यहाँ आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न ऊर्जा E1 का मान आपके पास घटेगा। मुख्य फ्लक्स का मान घटने पर प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर उत्पन्न ऊर्जा E1 का मान घटेगा, अब देखिए बच्चों, जैसे आपके पास E1 का मान घटेगा तो आपके पास देखिए बच्चों, प्राइमरी वाइंडिंग में इन दोनों का जैसे अंतर वोल्टेज का मान घटेगा बच्चों, देखें तो धारा का मान आपके पास बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे आपके पास E1 का मान घटेगा तो प्राइमरी वाइंडिंग में धारा इस I2 धारा के विपरीत धारा I1 डैश प्रवाहित होगी। उत्पन्न ऊर्जा का मान घटने पर E1 का मान घटने पर प्राइमरी वाइंडिंग में धारा I1 डैश प्रवाहित होती है, जो कि धारा I2 के विपरीत तथा समान मान की होगी, अब देखिए बच्चों, जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में आपके पास धारा ये I1 डैश प्रवाहित होगी, एक तो धारा I2 के विपरीत होगी बच्चों, और दूसरे उन पास क्या बच्चों, जितना I2 का मान होगा, जितनी I2 की वैल्यू होगी उतने उन पास क्या बच्चों, I1 डैश की वैल्यू होगी। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों। देखें सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर जैसे अपने वोल्टेज लगाई बच्चों, देखें जैसे बाहर लगाया तो E2 के कारण आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा I2 प्रवाहित हुई। अब धारा I2 व N2 के कारण MMF पैदा हो, N2I2, इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स फायदा हो जो φ2, जो कि आपका मेन फ्लक्स से क्या था बच्चों, विपरीत था। जैसे मेन फ्लक्स का विपरीत, नेट फ्लक्स का मान घटा बच्चों, जैसे मुख्य फ्लक्स का मान घटा तो उत्पन्न वोल्टेज E1 का मान घटा, तो प्राइमरी वाइंडिंग में एक अतिरिक्त धारा प्रवाहित हुई बच्चों, जो कि I1 डैश थी,
जो कि I2 के क्या होगी बच्चों, विपरीत होगी। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए बच्चों, ये धारा जो I1 डैश होगी बच्चों, उसके कारण जो एमएमएफ पैदा होगा बच्चों, धारा I1 डैश वह घेरों N1 के कारण उत्पन्न एमएमएफ I1 डैश N1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स Φ1 डैश सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स Φ2 के विपरीत वह समान मान का होगा इसलिए पूर्ण भार पर कुल फ्लक्स, अगर कुल फ्लक्स अपने बच्चों Φt लेते हैं बच्चों, तो पहली कंडीशन में क्या बच्चों Φ1 माइनस Φ2। अब देखिए बच्चों, इस Φ2 के अपोजिट पैदा होगा बच्चों Φ1 डैश। तो अपने पास देखिए बच्चों, अब अपने पास देखिए बच्चों, नेट फ्लक्स अपने पास क्या है बच्चों, देखें ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए बच्चों, तो कुल फ्लक्स Φt बराबर अपने पास क्या हो बच्चों Φm। तो ट्रांसफार्मर में देखें बच्चों, नो लोड से लेके पूर्ण भार तक कभी भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होता बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, यहाँ से पूछा भी जा सकता है बच्चों। आपके पास देखें तो कभी भी फ्लक्स आपका परिवर्तित नहीं होगा बच्चों, देखें कोई भी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। यहाँ से अपन नोट करें, देखें बच्चों, ट्रांसफार्मर में शून्य भार से पूर्ण भार तक चुंबकीय फ्लक्स अपरिवर्तित रहता है। तो नो लोड से लेके पूर्ण भार तक आपके पास चुंबकीय फ्लक्स का मान करेगा बच्चों अपरिवर्तित। अब देखें बच्चों, अगर अपन बात करें कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो कुल धारा प्रवाहित होगी बच्चों, देखें तो ये जो कुल धारा प्रवाहित होगी बच्चों, I0 और I1 डैश का क्या हो बच्चों, फेजर जोड़ होगी। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो कुल धारा प्रवाहित होगी, देखिए बच्चों, प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित कुल धारा बराबर होगी बच्चों, देखें I1 बराबर होगी बच्चों, देखें I0 प्लस I1 डैश। अब देखिए बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि I0 आपके पास बच्चों पूर्ण भार धारा का 2 से 5% होगा बच्चों। तो अपन क्या बच्चों, इसको लगभग क्या मान सकते हैं बच्चों, आपके I1 डैश होगी बच्चों, देखें वो लगभग आपके पास बराबर होगी बच्चों I0 डैश के। आपके पास I0 का मान 2 से केवल क्या होता है बच्चों, 5% तक होता है पूर्ण भार धारा का। तो ये अपने पास देखिए बच्चों, अपने पूरा ट्रांसफार्मर फुल लोड पे आपके पास 3 चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो बच्चों, 2 आपके पास कैंसिल आउट हो गए, नेट फ्लक्स आपके पास बच्चों Φm। तो नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ तक। अब हम बात करेंगे बच्चों कि पूर्ण भार पर आपका ट्रांसफार्मर किस प्रकार आपके पास बच्चों आपके पास दिखाई देता है।
अब देखें बच्चों, अगर अपन फुल लोड की बात करें बच्चों देखें तो ट्रांसफार्मर में अपन किस प्रकार प्रदर्शित करें देखें बच्चों। सबसे पहले देखें बच्चों, प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध होगा अपने पास R1, प्रेरकता अपने पास क्या बच्चों X1, ये अपने पास क्या बच्चों शंट पैरामीटर, शंट प्रतिघात R0, शंट प्रतिघात X0, ये अपने पास आ गई बच्चों प्राइमरी वाइंडिंग। टर्न्स आपके पास N1 होगा बच्चों देखें, ये मैंने कोड को प्रदर्शित कर दिया बच्चों देखें। ये आपके पास होगी बच्चों सेकेंडरी वाइंडिंग। टर्न्स अपने पास हो गए N2, इसका प्रतिरोध होगा बच्चों R2, प्रेरणिक प्रतिघात हो गया X2, और अगर आप बाहर से मैच करते हैं बच्चों तो ये अपने पास हो गया बच्चों ZL। ठीक है बच्चों, अब अपन देखें बच्चों इसमें धारा को प्रदर्शित करेंगे, किस किस कौन कौन सी धारा अपने पास होगी बच्चों देखें। सबसे पहले देखें बच्चों इस प्राइमरी वाइंडिंग में इस धारा I2, यहाँ धारा प्रवाहित होती थी बच्चों I2, इस धारा का एनकाउंटर करने के लिए जो धारा होती थी बच्चों उसका नाम अपन ने लिखा था बच्चों I1 डैश। तो ये आपके पास क्या बच्चों टर्न से प्रवाहित हो बच्चों, यहाँ धारा प्रवाहित हो बच्चों देखें I0, यहाँ हो बच्चों IE, यहाँ हो बच्चों IM। इसे अपने पास कोर लॉस कंपोनेंट भी बोलते हैं बच्चों देखें। ये आपका बच्चों चुंबकीय इंडक्टिव, ठीक है बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा बच्चों देखें, और यहाँ आपके पास धारा प्रवाहित होगी बच्चों देखें। कुल टोटल धारा इन दोनों को मिला के अपने पास क्या होनी थी बच्चों I1। प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर उत्पन्न वोल्ट आरोपित वोल्टता थी अपने पास बच्चों V1, यहाँ अपने पास थी बच्चों उत्पन्न वोल्टता अपने पास क्या थी बच्चों E1, यहाँ अपने पास उत्पन्न वोल्टता थी बच्चों E2, और लोड के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता या उत्पन्न विभवांतर का नाम होगा मान होगा बच्चों V2। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास टोटल पैरामीटर अपने पास दिखा दिया बच्चों देखें अपने। जब आपका ट्रांसफार्मर फुल लोड पे होगा बच्चों तो इस प्रकार से आपका सर्किट डायग्राम बनेगा बच्चों देखें। यहाँ आपके पास R1 में बच्चों देखें प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध है, X1 आपके पास क्या बच्चों प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिघात है, R0 आपके पास बच्चों देखें शंट प्रतिरोध बोलते हैं बच्चों इसको, X0 को शंट प्रतिघात बोलेंगे बच्चों देखें। N1 आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग में घेरों की संख्या है, N2 आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग घेरों की संख्या है, R2 आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध है बच्चों, X2 आपके पास क्या बच्चों सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिघात। तो मैं बच्चों यहाँ से नोट कर देता हूँ बच्चों देखें R1 प्राइमरी वाइंडिंग प्रतिरोध का प्रतिरोध, X1 प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिघात, R0 शंट प्रतिरोध, X0 शंट प्रतिघात। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार देखें बच्चों अपने पास यहाँ R2 सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध, X2 सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिघात, और अपने पास यहाँ धारा की बात अपने कर चुके हैं मुझे देखें। ये मैंने आई बताया था कार्यकारी धारा, ये मैंने बताया था चुंबकन धारा, ये शून्य बार धारा को देखें। ये अपने पास एनकाउंटर धारा को बच्चों I2 और I1 डैश का एनकाउंटर करने होती थी I1 डैश। तो यहाँ तक बच्चों आप नोट कर लीजिए पहले। अब देखें बच्चों अपन फेजर डायग्राम पढ़ेंगे तो देखें
ठीक है बच्चों, अब अपन बनाने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर का फुल लोड पर फेजर डायग्राम कि इंडक्टिव भार रजिस्टिव भार पर आपके फेजर डायग्राम किस प्रकार आपको प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं बना रहा हूं आपका रजिस्टिव लोड पे, रजिस्टिव लोड पर फेजर डायग्राम। एट रजिस्टिव लोड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन रजिस्टिव लोड पर फेजर डायग्राम बनाएंगे बच्चों। देखें अगर आपके पास लोड रजिस्टिव हो बच्चों, देखें तो रजिस्टिव लोड पर आपके पास देखिए बच्चों वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर क्या हो बच्चों 0 डिग्री होगा। तो देखिए बच्चों कल अपने नो लोड पे बनाया था। देखिए बच्चों सबसे पहले आरोपित वोल्टा V1 से चुंबकीय फ्लक्स आपका 90 डिग्री क्या था बच्चों पश्चिमगामी था। जब भी आपको देखें बच्चों पश्चिमगामी पता करना बच्चों, देखें तो इसको आप क्लॉकवाइज देखें बच्चों, अगर ये पीछे देखागा तो आपको यहाँ से ये दिखाई देगा बच्चों। देखें तो जब भी ये गर्दन घुमा के देखा बच्चों तो पीछे आपको दिखाई देगा फाई एम और 90 डिग्री क्या बच्चों इससे पश्चिमगामी बच्चों। देखें अब देखें बच्चों रजिस्ट्री बार के दौरान जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होगी बच्चों, देखें I1 डैश वो इस आरोपित वोल्टेज क्या होगी बच्चों इन फेज होगी। तो इनके बीच में कलांतर कितना डिग्री होगी बच्चों 0 डिग्री। दूसरी मैंने बताया था बच्चों धारा I0 जो कि आपके पास देखिए बच्चों 78 से लेके 87 डिग्री तक क्या होगी बच्चों पश्चिमगामी होगी आरोपित वोल्टेज V1 से। अब देखिए बच्चों अगर अपन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो देखें इनका फेजर जोड़ करेंगे बच्चों तो आपके पास धारा प्राप्त हो जाएगी बच्चों I1। ये धारा प्राप्त हो जाएगी बच्चों आपको I1 जो कि आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित होगी। अब देखिए बच्चों इस फाइम से 90 डिग्री पश्चिमगामी था बच्चों उत्पन्न वोल्टेज E1 व E2। और मैंने बताया था बच्चों देखें V1 और E1 को आपको बराबर बनाना बच्चों। देखें तो यहाँ पे आपके पास बच्चों आ गई उत्पन्न वोल्टेज E1 V1 के जस्ट अपोजिट है बच्चों। देखें और इस I1 डैश धारा के विपरीत होगी बच्चों धारा, ये I1 डैश धारा विपरीत होगी बच्चों I2 की। तो जितना मैंने I1 का मान लिखा बच्चों उतना ही मैं क्या लिखूंगा बच्चों I2 का। इस I2 के विपरीत होगी बच्चों धारा I1 डैश। अगर आपके पास ट्रांसफर स्टेप अप है बच्चों तो E2 का मान E1 से ज़्यादा होगा और E2 बराबर मास क्या हो जाएगा बच्चों V2 होगा। तो मैंने सबसे पहले बनाया बच्चों देखें ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम रजिस्टिव लोड पर। अगर आपके पास रजिस्टिव लोड है बच्चों तो आपके पास इस प्रकार का फेजर आरेख आपको प्राप्त होगा। ये धारा I1 डैश आरोपित वोल्टेज V1 के इन फेज होगी बच्चों। देखें धारा I0 मैंने कल आपको बताया था बच्चों, ये आपके पास कोण कितना है फाई 0 जो कि आपके पास होगा बच्चों 78 से लेके 87 डिग्री तक होगा बच्चों। देखें यहाँ आप इसको अपन ले सकते हैं बच्चों फाई 1। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का पावर फैक्टर आपका हमेशा बच्चों सेम रहेगा। रजिस्ट्री बार पर आपका जो शक्ति गुणांक होगा बच्चों वो अपने पास होगा इकाई। अब देखिए बच्चों अगर अपन बात करें बच्चों देखें इंडक्टिव लोड पे, तो इंडक्टिव लोड पे देखें बच्चों ये जो धारा I1 डैश है बच्चों वो आरोपित वोल्टेज V1 से क्या होगी बच्चों पश्चिमगामी होगी। इंडक्टिव लोड पर फेजर आरेख। ठीक है, अगर अपन इंडक्टिव लोड की बात करेंगे बच्चों देखें तो इंडक्टिव लोड पे देखें किस प्रकार बात होगी। देखें आपको आरोपित वोल्टेज V1 से 90 डिग्री पश्चिमगामी होगा बच्चों आपका चुंबकीय फ्लक्स फाई है। अब देखिए बच्चों इस बार आप बात देखें बच्चों इंडक्टिव लोड पर धारा वोल्टेज से क्या रहती है बच्चों पीछे रहती है बच्चों। तो यहाँ इस बार अपने बात देखें बच्चों ये धारा तो आपके पास I0 रहेगी बच्चों जो कि 78 से लेके 87 तक डिग्री पीछे रहेगी। धारा I1 डैश भी आपकी क्या होगी बच्चों इस वोल्टेज से क्या होगी बच्चों पश्चिमगामी होगी। और इन दोनों का फेजर सम आपको बताएगा बच्चों। देखें इन दोनों का फेजर सम आपको बताएगा धारा I1। ठीक है बच्चों धारा I1। अब देखिए बच्चों इस चुंबकीय फ्लक्स φ1 से वोल्टेज E1 व E2 पश्चिमगामी होगा जो देखिए φm से। तो E1 का मान इसके बराबर होगा बच्चों और आपका स्टेप अप है
तो E2 का मान इससे ज़्यादा हुआ, E2 बराबर पास क्या बच्चों V2। इस धारा I1 डैश का धारा I1 डैश एनकाउंटर करने होती थी बच्चों धारा I2 का। तो जितनी धारा I1 डैश होती बच्चों उतनी धारा अपने पास क्या बच्चों I1 डैश। एकदम इसको सीधा बना लीजिए बच्चों, इसके एकदम अपोजिट। इन दोनों के बीच जो कोण होगा बच्चों वो आपका होगा 180 डिग्री, धारा I2। तो इस प्रकार का वो फेजर आरेख प्राप्त होगा बच्चों। देखें इंडक्टिव लोड पे इस बार देखें बच्चों धारा I1 भी आपके पास पीछे चल रही है, आपको I1 डैश भी पीछे है, I1 भी पीछे है, I0 तो आपको पीछे रहेगी बच्चों। और यहाँ देखिए बच्चों E1 से आपके पास धारा E2 भी, धारा I2 क्या है बच्चों पश्चिमी। तो इंडक्टिव भार पर आपका इस प्रकार का फेजर आरेख प्राप्त होगा। अब देखते हैं बच्चों, देखें अगर अपन बात करते हैं कैपेसिटिव, अगर आपका इंडक्टिव भार है बच्चों तो पावर फैक्टर होगा पश्चगामी, यहाँ मैंने बताया था बच्चों इकाई बताया था मैंने। और आपका अगर कैपेसिटिव भार होगा तो पावर फैक्टर होगा बच्चों आपका अग्रगामी। अब मैं बना रहा हूं तो देखें एट इंडक्टिव लोड, एट कैपेसिटिव, एट कैपेसिटिव। अगर कैपेसिटिव लोड है बच्चों तो देखें किस प्रकार का फेजर आरेख आपको प्राप्त होगा बच्चों। तो यहाँ पावर फैक्टर लिख लें बच्चों पश्चगामी, पावर फैक्टर होगा पश्चगामी। और यहाँ पावर फैक्टर अपने पास क्या होगा बच्चों अग्रगामी। आरोपित वोल्टा V1 से चुंबकीय फ्लक्स φm 90 डिग्री पश्चगामी होगा। देखें इससे कारण वोल्टेज पैदा हुआ बच्चों। देखो E1 व E2 V1 के बराबर हमारे पास होगा बच्चों E1 और स्टेप अप है तो E2 बराबर हमारे पास क्या बच्चों V2। ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों अगर आपका पास देखें बच्चों, अगर आपके पास कैपेसिटिव लोड है बच्चों तो इस बार देखें बच्चों धारा I2 सेकेंडरी वाइंडिंग में जो प्रवाहित धारा होगी तो देखें I2 वो आपकी अग्रगामी होगी, वो आपकी अग्रगामी होगी बच्चों। देखें वोल्टेज V2 से और इसका एनकाउंटर करने उतरी बच्चों धारा देखें बराबर मान के धारा I1 डैश। धारा I0 का मान अपने पास यहीं प्राप्त होगा बच्चों। देखें अब इन दोनों का अगर अपन फेजर सम करेंगे बच्चों देखें तो धारा प्राप्त हो जाएगी बच्चों I1 डैश, I1 डैश और I0 का फेजर करेंगे बच्चों तो धारा प्राप्त होगी बच्चों आपको I1। अब इस बार देखें बच्चों प्रवाहित धारा I1 वोल्टेज V1 से अग्रगामी बच्चों। इधर आपके पास देखें बच्चों V2 से आपके पास क्या बच्चों अग्रगामी होगी। ये आपके पास फेज कला कोण हो जाए बच्चों φ1 और ये यहाँ पे अपने पास होगा बच्चों φ0। तो इस प्रकार देखें बच्चों आप तीनों बार पे आपके पास फेजर आरेख बना सकते हैं बच्चों। देखें यहाँ आपके पास पावर फैक्टर हो जाएगा बच्चों अग्रगामी, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों अग्रगामी। तो आप फेजर डायग्राम को अच्छे से समझे बच्चों, कोशिश करें बनाने की। आज अपन इस पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।